गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 12 राष्ट्रवादी आंदोलन 1887 से 1947। इसमें हम लोग 1887 में कांग्रेस की स्थापना से आगे हम लोग पढ़ रहे थे। इन 1887 में 28 दिसंबर 1887 में कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन शुरुआती दौर में लगभग 20 वर्षों तक राष्ट्रवादी कांग्रेस जो थी उसके नेतृत्व में कहीं आंदोलन, कोई जन आंदोलन नहीं हुआ था। क्योंकि अभी इसकी सोच थी कि इसके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग देश के कोने कोने में जाकर राष्ट्रवादी नेताओं को, राष्ट्रवादी लोगों को एकता के सूत्र में बांधें, यानी एकत्रित करें और तब अखिल भारतीय स्तर पर अपने कार्यक्रम को चलाएं, अपने आंदोलनों को चलाएं, अपने गतिविधि को चलाएं। तो ये कांग्रेस की शुरुआती दिनों में सोच थी और इसी कारण कई राष्ट्रवादी नेता कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को एकत्रित करने का काम करते थे, लोगों के मन में राष्ट्रवादी चेतना जगाने का काम करते थे। इसमें आपको गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कहा था जहां तक हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में राष्ट्रीय भावना, चेतना पैदा करनी चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्नताओं को परे रखकर एकजुट हो सके। यानी उनकी सोच थी कि हर धर्म, जाति को मिटाकर, संप्रदाय को मिटाकर, विभिन्नताओं को मिटाकर हमको आपस में एकजुट होंगे, तभी हम इस उपनिवेशवाद से छुटकारा पा सकते हैं, इस साम्राज्यवाद से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसमें एक और थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने क्या कहा था, हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सके। यानी हम लोग एकजुट हुए हैं इस सोच से कि हमारे ऊपर जो जनता, जो सरकार चल रही है, जो शासन कर रही है, उससे अपनी सोच से, उसके अपनी आकांक्षाओं से हम अवगत करा पाए, उसको जानकारी दे पाए। उसी तरह WC बनर्जी, जिनका उद्देश्य था भाईचारा का, जो भाईचारा के उद्देश्य से भारतीय जनता को सभी धर्म, जाति, भेद जो भी हो, वो जो क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर करके और एक करके और भाईचारा और दोस्ती को और मजबूत बनाने का उनका उद्देश्य था, ताकि अगर हम भाईचारा बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, हमारे बीच में जो धर्म, संप्रदाय, लिंग की जो असमानताएं हैं, जो उसको दूर करके जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, तब तक हमको आजादी नहीं मिल सकती। कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ये लोगों को समझाया कि भारत एक राष्ट्र है और हम इस राष्ट्र के लोग हैं और जो उपनिवेशवाद है, जो अंग्रेज है, वो हमारे दुश्मन हैं और इन्हीं के खिलाफ हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और उसी संघर्ष के कारण हमको आजादी मिल सकती है और हम अंग्रेजों को यहाँ से उनके अपने देश भेज सकते हैं। इसी प्रकार स्वराज की चाहत, स्वराज मतलब खुद का राज, स्व मतलब मेरा और राज का राज, यानी हमारा राज हो, भारत के हमारा राज हो, विदेशी किसी धरती का राज नहीं हो, विदेशी किसी लोगों का राज नहीं हो, उसको हम स्वराज की चाहत करते हैं। तो कांग्रेस की उस समय शुरुआती दौर में कांग्रेस की जो आंदोलन करने की जो स्थिति, जो आंदोलन करने का जो तरीका था, वो आवेदन स्वरूप था। यानी हम आवेदन दे रहे हैं कि आप हमको इस तरह की सुविधा दीजिए। ये सोच थी कांग्रेस की, उस तरह जन आंदोलन नहीं था। तो उसी कांग्रेस में कुछ ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो इस तरह की सोच से विरुद्ध रहते थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि हम आवेदन स्वरूप कुछ मांग करें। क्योंकि ये देश हमारा है, यहाँ की सारी वस्तुएं हमारी हैं, यहाँ के सारे संसाधन हमारे हैं, तो हम अपनी ही वस्तु के लिए दूसरे लोगों से मांग क्यों करेंगे? हम उसे अपना लेकर रहेंगे, उससे अपना हम छीन कर रहेंगे। हमारा अधिकार है वो हमें उससे छीन कर रहेंगे।
इसमें कांग्रेस के 3 प्रमुख नेता थे जो इस तरह की नीति को अपनाते थे। इसमें आपको बंगाल के थे बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के थे लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र के थे बाल गंगाधर तिलक। और इन्हीं को हम इतिहास में लाल, बाल और पाल, लाल, बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो इनको हम लाल, बाल, पाल के नाम से जानते हैं। और इन लोगों ने भारत के सारे क्षेत्रों में घूमकर ये लोग राष्ट्रवादी चेतना को जगाने का प्रयास ये लोग करते थे और इन्होंने सफल प्रयास किया। उसी बीच तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इस तरह की तमाम नारे, इस तरह की तमाम नीतियां, सभाएं करती जाती थी जिससे कि राष्ट्रवादी चेतना जागृत हो। उसी में स्वदेशी आंदोलन, वन भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, लॉर्ड कर्जन जो था उस समय, उसने देखा कि भारतीय लोगों में राष्ट्रीय भावना ज्यादा विकास कर रहा है, तो उसको कम करने के लिए उसने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी बंगाल उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। उस समय बंगाल में उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश भी, बिहार, झारखंड, ये जितने भी राज्य हैं ये इस समय बंगाल के क्षेत्र में आते थे। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसकी एक सोच थी राष्ट्रवादी भावनाओं को कमजोर करने की, क्योंकि ये जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। अब देखिए, इसमें बंगाल था, बांग्लादेश था, बिहार था, उड़ीसा था, झारखंड था, इतने बड़े क्षेत्र को वो लोग विभाजन कर दिया ताकि हम यहाँ पर आसानी से शासन कर सके। क्योंकि जो कांग्रेस की जो टीम थी, जो केंद्र था आंदोलन करने का, वो बंगाल हुआ करता था। क्योंकि यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग रहते थे इस क्षेत्र में, तो बंगाल हुआ करता था। और इसी कारण वो लोग बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया कि बंगाल का जब हम विभाजन कर देंगे तो इस पर शासन करना हमारे लिए आसान होगा। और उनकी ये भी एक सोच थी कि बंगाल को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो भाग बांट दिया जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड आ गया, और एक भाग प्रांत बांट दिया आपको बांग्लादेश, जो मुस्लिम बहुल केंद्र था। यानी उन्होंने संप्रदायवाद का बीज हमारे यहाँ रोप दिया, संप्रदायवाद की भावना का विरोध किया, मुस्लिमों को अलग कर दिया और मुस्लिमों हिंदू को उन्होंने लड़ाने का भरपूर प्रयास किया इस बंगाल विभाजन से लेकर। लेकिन बंगाल का विभाजन जब हुआ तो उस समय 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उसमें पूरे देश में शोक संदेश मनाए गए। लोगों ने उपवास रखे, बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे, इस तरह की तमाम क्रियाएं होने लगी। और उसके बाद कई सारे चीजों का बहिष्कार किया। जो हमारे वकील थे उन्होंने न्यायालयों का बहिष्कार किया, छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, यानी पूरे विरोध होने लगे। और बंगाल के बाहर जितने भी स्वदेशी वस्तुएं थे, स्वदेशी थी, उसको नेतृत्व उन्होंने लाल पाल के जिम्मे था और उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहे थे। हालांकि सरकार ने दमन का सहारा लिया, शोषणकारी नीति का उन्होंने सहारा लिया और शोषण के और दमन के कारण, दबाने के कारण उन्होंने इस धीरे धीरे प्रक्रिया को खत्म करते चले गए। उन्होंने आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए कि कोई सभा नहीं कर सकता है। उन्होंने पत्र जो निकलते थे, जो अखबार निकलते थे, उस पर उन्होंने लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। उसके बाद तिलक को राजद्रोह का केस सौंप दिया गया, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का केस लगाया गया, केस किया गया और उन्हें उस आरोप पर फंसाकर 6 वर्षों की जेल की सजा दी गई, कारावास की सजा सुनाई गई। और धीरे धीरे ये आपको जो आंदोलन था वो कमजोर पड़ता गया। लेकिन ये आंदोलन तो कमजोर पड़ गया, लेकिन वो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो राष्ट्रवादियों के मन में
उभर रही थी उसका विकास उन्होंने कर लिया था। और यही कारण था बंगाल। उसके बाद अगला है सांप्रदायिकता का बीजारोपण। सांप्रदायिकता, संप्रदाय क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है किसी संप्रदाय द्वारा राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिष्ठा के लिए, यानी राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए धार्मिक चीजों का सहारा लेना या धार्मिक भावनाओं का सहारा लेना, वही संप्रदायवाद कहलाता है। तो उन्होंने बंगाल विभाजन के कारण मैंने बताया कि उन्होंने 2 क्षेत्रों में बांट दिया, एक मुस्लिम कर दिया, एक हिंदू कर दिया। उसकी सोच थी कि दोनों को अलग करके एक को सपोर्ट करेंगे और एक को दबाएंगे, तो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो उन्होंने सांप्रदायिकता का बीज भी उन्होंने यहाँ पर रोप दिया। सांप्रदायिकता का बीज भी उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। उन्होंने जो मुस्लिम लीग था बंगाल में उसकी मदद की, तो मुस्लिमों को लगा कि अंग्रेज हमारे लिए हैं, तो वो लोग हिंदुओं के विरोध में बातें करने लगे। तो इस तरह की तमाम चीजें इसमें होती चली गई। तो ये आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में जाएंगे। पूरा चैप्टर आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ने के लिए। भारत का पूरा इतिहास है, इसमें स्वतंत्रता इतिहास जो भी है उसमें पूरा है। उसके बारे में हम लोग और अगले वीडियो में जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।